रेडियो एक्टिविटी का रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। बेसिकली रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है, न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है और वो टूटता रहता है ना, गोइंग फ्रॉम ए लेस स्टेबल स्टेट टू मोर स्टेबल स्टेट, है ना, या फिर हाई स्टेबिलिटी स्टेट। ठीक है, अल्फा पार्टिकल निकल रहा होता है या कोई बीटा डीके हो रहा होता है या फिर कोई गामा डीके हो रहा होता है ना। और रेडियो एक्टिविटी डीके जो होता है उसमें क्या होता है, इनिशियली एन नॉट थे, बाद में कितने रह गए, एन। तो बोलो एन इज ए फंक्शन ऑफ, बोलो एन नॉट, सही है। और ऑब्वियस सी बात है, एन इज द नंबर ऑफ एटम्स या न्यूक्लियाई रिमेनिंग, और जो रेट ऑफ डिके है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, एन के ही प्रोपोर्शनल होता है ना। जितने ज्यादा न्यूक्लिया होंगे उतना ही ज्यादा जल्दी जल्दी वो टूटेंगे, है ना। और बोलो बेसिकली रेट ऑफ चेंज के लिए हमने क्या किया था, माइनस लैम्डा एन। अच्छा, इसका टूटने का रेट तो है माइनस लैम्डा एन, और इसके बनने का रेट क्या होगा, प्लस लैम्डा एन, है ना। ये तो पता है ना आपको। बोलो भाई ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर बेसिकली, और ये क्या है, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस लैम्डा एन, सही है। और अगर किसी चीज के कारण वो इंक्रीज हो रहा होता तो क्या होता, वो प्लस का लैम्डा एन। कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है। आज अपना यही आने वाला है, ये बात बहुत जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें। फॉर्मूला क्या बनता है हमारा, एन इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी, एन इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी। और जो बन रहा है बी, ये क्या है, एन नॉट माइनस एन, मतलब एन नॉट माइनस एन, एन क्या है, एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी। तो एन नॉट बाहर, एन नॉट बाहर, कोई दिक्कत है इसमें, यही होता है ना। जो बन रहा है वो ऐसे बन रहा है, और जो घट रहा है वो ऐसे घट रहा है। कैसे, एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी, इसका ग्राफ कैसा बनता है, बोलो इस तरह का, और इसका इंक्रीजिंग, सर ये ऐसा कुछ टाइम के बाद कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, पक्का, ठीक है। ऐसे ही एक्टिविटी होती है, रेडियो एक्टिविटी, है ना, ये सब कर लिया था हमने। बोलो हाफ लाइफ क्या होती है, 0.693 बाय लैम्डा। और लैम्डा क्या होता है, बोलो डिके कांस्टेंट। डिके कांस्टेंट जितना बड़ा होगा उतना जल्दी जल्दी डिके होगा, है ना, उतना जल्दी वो टूट जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें, सही है। हाफ लाइफ क्या होती है, बोलो हाफ लाइफ जितने टाइम में न्यूक्लियाई पहले वाले के आधे रह जाए। 100 थे तो 50 होने के लिए कितना टाइम लगता है, ठीक है। जितना टाइम 100 से 50 होने में लगेगा उतना ही टाइम 50 से 25 होने में लगेगा। कोई दिक्कत है, तो यही है हमारा टी हाफ। कोई दिक्कत है इसमें, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय लैम्डा। कोई दिक्कत है इसमें भाई, बोलो बिल्कुल क्लियर है। ये लैम्डा की बात कर ली थी, डिके कांस्टेंट होता है या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, हाई है तो फास्ट होगा डिके, लैम्डा कम है तो लो होगा, ठीक है, स्लो होगा डिके, ठीक है। एक्टिविटी बोलो माइनस डी एन बाई डी टी के बराबर ही होती है, बोलो। तो उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे हम। एन क्या था, एन, एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, उसका डिफरेंशिएशन कर दिया हमने। तो बोलो क्या आ जाएगा, एन नॉट, और फिर ये लैम्डा भी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। बोलो क्या आ जाएगा, एन नॉट इंटू लैम्डा आएगा ना, यहाँ पे एन नॉट लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा टी, एन नॉट लैम्डा को लिख दिया आर नॉट, है ना, एन नॉट लैम्डा को लिख दिया आर नॉट, आर इज इक्वल टू आर नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। यानी कि रेट ऑफ डिके भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कोई दिक्कत, देखो खास बात क्या होती है एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स की, कि उनका रेट ऑफ चेंज भी क्या होता है, वेरिएबल होता है, यस और नो। तो बोलिए अगर कोई चीज है, जैसे ई की पावर एक्स का रेट ऑफ चेंज क्या होता था, बोलो ई की पावर एक्स होता था ना। यानी कि ई की पावर एक्स एक ऐसा फंक्शन है जिसका रेट ऑफ चेंज इसकी खुद की वैल्यू के बराबर है, यस और नो। तो बोलो अगर n इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी है, तो बोलो n इज एक्सपोनेंशियल ना, बोलो तो n का रेट ऑफ चेंज इज आल्सो एक्सपोनेंशियल। तो बोलो ये रेट ऑफ चेंज है, रेट ऑफ डिके इज आल्सो एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी, चले आगे, ठीक है। रिवीजन चल रहा है ये तो। बोलो भाई अगर कोई डाउट हो किसी टॉपिक में तो वीडियो होगी, यू कैन वॉच द वीडियो उस पॉइंट से, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होती है, बैकरेल, बैकरेल बोले तो 1 डिके पर सेकंड, 1 सेकंड में 1 डिके होगा। अच्छा बैकरेल के, ये बताओ बैकरेल का डायमेंशन क्या होगा, t-1। अरे नंबर ऑफ डिके का तो कोई डायमेंशन नहीं होता, और पर सेकंड मतलब डिवाइड बाय सेकंड है, तो t-1 इज द डायमेंशन। कोई दिक्कत है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने कर लिए थे कल, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके भी हो गया था, ठीक है, ये हो गया था, ये भी हो गए थे, ये भी हो गया था ना, ठीक है। ये करना था, ठीक है।
मास ऑफ 2 आइसोबार, 2 आइसोबार है हमारे पास, ठीक है। कौन सा है? कॉपर 64 और जिंक मास 64, दोनों का मास सेम है। किसका फर्क है? एटॉमिक नंबर का, यानी कि Z का फर्क है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का फर्क है। R 63.9298 U, ठीक है। इसका मास कितना है? 63.92, तो बोलो इसको 64 लिख देते हैं। एंड जिंक का कितना है? 63.9292, इसका 9298 और इसका 9292 रिस्पेक्टिवली। इट कैन बी कंक्लूडेड, क्या आप बता सकते हैं? ठीक है, तो 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से एक ऑप्शन जो होता है वो ये होता है। देखो ध्यान से, इसका एटॉमिक नंबर कम है, इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, और इसका मास ज्यादा है, इसका मास कम है। कैसे भाई? ऐसे कैसे? क्या ऐसा हो सकता है कि भाई कोई नया प्रोटॉन आ रहा है, चलो ठीक है न्यूट्रॉन कम हो रहा है, लेकिन मास भी कम हो रहा है। रेडियो एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो कॉपर है ना, यही जिंक बन जाता है। कैसे बन जाता है? देखो मास तो उतना ही रहता है टोटल ऑलमोस्ट, लेकिन एक प्रोटॉन बढ़ गया, तो असल में क्या हुआ है कि जो एक न्यूट्रॉन था ना, वो क्या बन गया है? एक प्रोटॉन बन गया है, सही है। प्लस उसने कुछ जो मास था वो लूज कर दिया और उस मास की एनर्जी बना दी, सही है। ये लेस स्टेबल से मोर स्टेबल स्टेट में चला गया। समझ में नहीं आई बात? देखो ध्यान से, बोलो कॉपर का एक न्यूट्रॉन, इसके पास 29 प्रोटॉन थे और कितने थे? 35 न्यूट्रॉन थे। इसने क्या किया? एक न्यूट्रॉन को प्रोटॉन बना दिया, तो प्रोटॉन एक इंक्रीज हो गया और टोटल प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या रहे? सही है। और कितना मास लूज हुआ? 0.0006 U मास का लॉस हो गया, सही है। यानी कि उतना मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। कॉपर 64 इज रेडियो एक्टिव आफ्टर बीटा डिके। ये जो न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में कन्वर्जन या प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में कन्वर्जन जो होता है, इट इज कॉल्ड बीटा डिके, ठीक है। बीटा डिके आगे आ जाएगा, ठीक है। इट्स एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1। एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1 से इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज 1 न्यूट्रॉन गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन एंड इट्स मास नंबर डज नॉट चेंज, ठीक है। देयरफॉर इट डिकेज टू जिंक 64। कोई दिक्कत है इसमें? सही है, ठीक है। एक्टिव होके बैठो, जेब में हाथ नहीं डालना, जेब में हाथ डालते हो फिर नींद आती है। इफ ए स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन, क्या बोल रहा है? स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन गेट्स एनाइलेटेड, एनाइलेटेड मतलब डिस्ट्रॉयड, खत्म हो जाता है, टूट जाता है, ड्यू टू द एसोसिएशन विद ए स्टेशनरी पॉजिट्रॉन, ठीक है। हाइपोथेटिकली या सॉरी विद स्टेशनरी स्टेशनरी पोजीशन नहीं होगा, पोजीशन नहीं होगा, एक सेकंड। फोटोन होगा मेरे ख्याल से। नहीं, पोजीशन नहीं होगा, पॉजिट्रॉन होना चाहिए या फिर नहीं, पॉजिट्रॉन है भाई ये। देखो ध्यान से, एक स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, रेस्ट पे है, चार्ज कितना उसके पास? चार्ज कितना है? E, नेगेटिव E, गेट्स एनाइलेटेड, डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय कैसे हो सकता है? जब वो किसी पॉजिटिव चार्ज से मिक्स हो जाए। बोलो भाई, अगर वो पॉजिटिव चार्ज से मिक्स हो गया तो नेट चार्ज क्या हुआ? 0। तो जो नई रिजल्टिंग क्वांटिटी है या रिजल्टिंग एंटिटी जो है वो क्या है? ना वो इलेक्ट्रॉन है और ना ही वो पॉजिट्रॉन है, ठीक है। तो क्या होता है? ड्यू टू एसोसिएशन विद ए स्टेशनरी पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन से वो क्या होता है? एसोसिएट, जिसके कारण उसका चार्ज क्या हो जाता है? खत्म, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के पास आएंगे तो क्या होगा? एक दूसरे के साथ चार्ज खत्म कर देंगे, एनर्जी रिलीज होगी, और सारी बात ऑब्वियसली हाइपोथेटिकली है, ठीक है। द लैम्डा ऑफ द रिजल्टिंग रेडिएशन विल बी, ऑब्वियस सी बात है, जब वो दोनों टकराएंगे तो ना इलेक्ट्रॉन बचेगा और ना ही पॉजिट्रॉन बचेगा। हाइपोथेटिकल कंडीशन है ये, स्टेशनरी है दोनों, बोलो दोनों के दोनों क्या हो गए? खत्म।
एनर्जी खत्म हो जाएगी क्या? एनर्जी जीरो हो जाएगी? नहीं। क्या रिजल्ट होगा? एक फोटोन निकलेगा। मैं कहूंगा 2 फोटोन भी निकल सकते हैं। क्यों निकल सकते हैं? देखते हैं अभी। द लैम्डा ऑफ द रिजल्टिंग रेडिएशन, इसने बोला कि भैया दोनों के दोनों आपस में टकरा के खत्म हो गए, जो रिजल्टिंग एनर्जी रिलीज होगा ऑब्वियस सी बात है फोटोन की फॉर्म में होगा, उस फोटोन का वेवलेंथ बताना है आपको। सही है? क्वेश्चन समझ में आया? इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन टकरा गए या एक दूसरे के साथ आके चिपक गए या एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए, पहले वो दोनों के दोनों रेस्ट पे थे, ठीक है, क्या हुआ और दोनों के दोनों खत्म हो गए, एनर्जी रिलीज होगी। तो जो एनर्जी रिलीज हुई है फोटोन की फॉर्म में उसकी वेवलेंथ बतानी है आपको, ठीक है। तो देखो कंजर्विंग द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, देखो मान लीजिए कि आपके पास यहां पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और आपके पास यहां पे एक पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन, ठीक है। ये दोनों क्या करते हैं, पहले आराम से बैठे हुए थे, अब क्या हो गए, स्टेशनरी है और दोनों के दोनों क्या हो गए, चिपक के एक दूसरे को खत्म कर दिया है। सही है? अब बताओ क्या इस पूरे सिस्टम पे कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लग रही है? नहीं, यानी कि मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट, मोमेंटम विल रिमेन कांस्टेंट, और कांस्टेंट रहेगा तो बोलो फोटोन निकलेगा। अब ये बताओ कि ये दोनों मिक्स हो गए, क्या फोटोन इधर निकल जाएगा? नहीं। अगर फोटोन इधर चला गया तो मैं कहूंगा कि मोमेंटम इस डायरेक्शन में हो गया और मोमेंटम इस डायरेक्शन में हो सकता है क्या? नहीं। नेट मोमेंटम फाइनल भी क्या होना चाहिए? लेकिन जो फोटोन है वो तो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करेगा और उसके पास डेफिनेटली क्या होगा, मोमेंटम। तो मैं कहूंगा कि एक फोटोन नहीं रिलीज होंगे, 2 फोटोन रिलीज होंगे, एक फोटोन इधर और एक फोटोन इधर। बोलो दोनों की स्पीड सेम, दोनों का वेवलेंथ सेम और दोनों का मोमेंटम भी क्या रहेगा, सेम। नेट मोमेंटम क्या रहेगा सिस्टम का? जीरो रहेगा, इनिशियल के बराबर रहेगा। सही है? तो यही बात कही जा रही है, कंजर्विंग द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जस्ट बिफोर एंड आफ्टर द इवेंट, इवेंट को बोल दिया एनाइलेशन, मतलब डिस्ट्रॉय होने वाला इवेंट, ठीक है। वी सी दैट 2 identical photons will be resulted, या फिर 2 photons are produced as a result, ठीक है, and travel in opposite direction, और वो opposite direction में travel करते हैं with equal magnitude of momentum, momentum का plural हो गया momenta, ठीक है, and energy hc by lambda, where lambda is the wavelength of radiation। तो बोलो दो एनर्जी कंजर्वेशन करें, टोटल इनिशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन का मास इंटू सी स्क्वायर प्लस पॉजिट्रॉन का मास इंटू सी स्क्वायर। बोलो भाई दोनों के दोनों खत्म हो गए ना। प्रोटॉन को डिस्ट्रॉय करते कितनी एनर्जी निकलती है, सॉरी इसको इलेक्ट्रॉन को करते हैं तो 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, और पॉजिट्रॉन को करेंगे तो भी उतनी सेम होगी क्योंकि दोनों का मास क्या होता है, सेम। अगर प्रोटॉन होता यहाँ पे लेट से तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती, लेकिन यहाँ पे बोलो 0.511 प्लस 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा, hc बाय लैम्डा। सही है? बोलो 2hc बाय लैम्डा, hc को उधर भेज दो, 2 को भेज दो, 1 बाय लैम्डा आ जाएगा, रेसिप्रोकल लो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। सही है? कितना आ जाएगा बोलो, m नॉट सी, सी, ठीक है, सी से सी भी काट सकते हो आप चाहो, ठीक है, फिर वैल्यू रख देना आपने, कोई दिक्कत है? ठीक है, तो इस तरह से भी आप सोच सकते हैं क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। द एक्टिविटी ऑफ ए सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल, एक रेडियो एक्टिव मटेरियल आपके पास, ठीक है, उसकी एक्टिविटी कितनी है, R1 एट टाइम t, ठीक है, T1 बोल दो कि T1 टाइम पे उसकी एक्टिविटी कितनी है, R1, और उसकी एक्टिविटी R2 है एट टाइम T2, ठीक है, T2 इज ग्रेटर देन T1। बोलो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन ए सैंपल क्या होता है, घटता है ना, और अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियस कम हो गए तो एक्टिविटी भी कम हो जाएगी। बोलो बोलो एक्टिविटी क्या थी, आर, बेसिकली क्या थी, माइनस dn बाई dt ही तो थी भाई, है ना। अगर n कम हो रहा है तो एक्टिविटी भी कम होगी ना, और ऑब्वियसली बात है n इज एक्सपोनेंशियल तो उसका रेट ऑफ चेंज इज आल्सो एक्सपोनेंशियल, ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज कर रहा है तो ये भी एक्सपोनेंशियली क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो दैट मींस एक्टिविटी इज आल्सो डिक्रीजिंग। सही है? तो यानी कि T2 T1 से बड़ा है तो R2 R1 से छोटा होगा, सही ना, क्योंकि डिक्रीज कर रहा है ना वो, ठीक है। इफ मीन लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव सैंपल इज T, क्या है भाई, मीन लाइफ कितनी दे दी आपको, T दे दी, देन ठीक है, जो 3-4 ऑप्शन होंगे तो R2 और R1 का रिलेशन, देन फाइंड रिलेशन बिटवीन R1 एंड R2। सही है? क्वेश्चन समझ में आया?
T1 टाइम पे R1 है, T2 टाइम पे R2 एक्टिविटी है, और मीन लाइफ क्या है T। मीन लाइफ का फॉर्मूला बताएगा कोई? 1/λ, ठीक है। हाफ लाइफ का 0.693/λ और मीन लाइफ का 1/λ, ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है। लेट इफ आर नॉट बी द इनिशियल एक्टिविटी ऑफ द सैंपल, ठीक है। इनिशियली एन नॉट नंबर ऑफ न्यूक्लियस थे और उसकी एक्टिविटी कितनी थी आर नॉट, ठीक है। तो आपने क्या मान लिया कि लेट आर नॉट बी द इनिशियल एक्टिविटी ऑफ द सैंपल, जो सैंपल है उसकी इनिशियल एक्टिविटी मान ली। तो बोलो R1 क्या होगा? आर नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा T1, और R2 क्या हो जाएगा? आर नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा T2। कोई दिक्कत है इसमें? फॉर्मूला रख दिया भाई। बोलो R क्या होता है? R एट एनी टाइम इज इक्वल टू आर नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा T। जिस टाइम पे निकालना है वही तो आएगा। यहाँ पे मैंने T1 रखा तो T1 पे जो एक्टिविटी थी वो आएगी, T2 रखा तो T2 वाली आएगी, सही है, ठीक है। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू वैसे भी क्या है बोलो 1/t के बराबर, t इज इक्वल टू 1/λ, लैम्डा इज इक्वल टू 1/t, सही है। तो बोलो मैंने क्या किया, अब R2/R1 कर दिया, बोलो दिस डिवाइड बाय दिस कर दिया, बोलो R0 कट जाएगा, बोलो सही है। e की पावर माइनस लैम्डा T2 डिवाइड बाय e की पावर माइनस लैम्डा T1, इसको ऊपर लेके जाओ, क्या आएगा? प्लस लैम्डा T1 हो जाएगा, ये प्लस लैम्डा T1। तो इसको ऐसे लिख दो यहां की बजाय लैम्डा T1 माइनस लैम्डा T2, प्लस का ये तो है, लैम्डा कॉमन ले लो, T1 माइनस T2 आ जाएगा। बोलो लैम्डा क्या है? 1/t, तो लिख दो T1 माइनस T2 बाय T, तो T आ जाएगा, डिवाइड बाय T हो गया। तो बोलो R2 इज इक्वल टू R1 e की पावर T1 माइनस T2 बाय T। R2 इज इक्वल टू R1 e की पावर T1 माइनस T2 बाय T। e की पावर मतलब एक्सपोनेंट बोल दिया, सही है। कोई दिक्कत है इसमें? चलें आगे, रिलेशन निकालना था, निकाल दिया। अब की बार आपके बेसिक जो कंसेप्ट है उसको चैलेंज करेगा ये क्वेश्चन। देखो अब की बार क्या बोल रहा है, ए रेडियो न्यूक्लियाइड बोल दो, ठीक है, न्यूक्लाइड बोल दो, ठीक है, इज प्रोड्यूस्ड एट कांस्टेंट रेट। एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, उसके प्रोडक्शन का रेट क्या है? कांस्टेंट, और रेट कितना दे दिया? Q, एंड हैविंग हाफ लाइफ T, और उसकी हाफ लाइफ कितनी है? T। मतलब एक रिएक्शन हो रहा है स्पेशल टाइप का, उसमें एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस प्रोड्यूस हो रहा है Q रेट से, रेट ऑफ प्रोडक्शन इज Q। और ऑब्वियसली बात ये क्या है, रेडियो एक्टिव है तो अब ये डिके भी होगा, जैसे जैसे इसका नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसका रेडियो एक्टिविटी भी बढ़ता जाएगा, तो यानी कि ये डिके होता चला जाएगा। इधर से एक चीज इसको बढ़ाने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ इसको घटाने की कोशिश कर रही है। एक टाइम ऐसा आएगा जब इधर से प्रोडक्शन का रेट और इधर से डिक्रीज होने का रेट क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो बोलो नंबर ऑफ न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे यहाँ पे? कांस्टेंट हो जाएगा, सही है ना। तो ये होने वाला, ये तो हमको अभी तक पता चल गया कॉमन सेंस से, ठीक है। और जो प्रोड्यूस हो रहा है ना रेडियो न्यूक्लाइड, उसकी हाफ लाइफ दे दिया आपको T, हाफ लाइफ पता है आपको, T हाफ इज इक्वल टू 0.693/λ, तो यानी कि लैम्डा भी दे दिया आपको। फाइंड टाइम आफ्टर विच एक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियाई विल बी A इफ इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई वर 0, सही है। टाइम निकालो जब एक्टिविटी ऑफ द सैंपल A हो जाएगी, A कोई क्वांटिटी है, इतनी एक्टिविटी उसकी हो जाएगी, इतनी रेडियो एक्टिविटी हो जाएगी इसकी, इतना रेट ऑफ डिक्रीज हो जाएगा उसका, वो टाइम निकालो अगर इनिशियली कितने न्यूक्लियाई थे? 0। कोई दिक्कत है इसमें? बोलो भाई। तो बोलो हम क्या करते थे, हमारे पास एक A से B जाने वाला था, बोलो इनिशियली ये क्या थे? 0, और कुछ टाइम के बाद ये कितने हो, सॉरी इनिशियली N0 थे ये, सर इनिशियली कितने थे? N0, कुछ टाइम के बाद घट के कितने हो गए थे? N। अभी क्या हो रहा है, इसका रेट ऑफ डिक्रीज क्या होता था? लैम्डा N, सही बात है, और इसका अभी रेट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो रहा है? Q से। तो बोलो नेट क्या होगा? घटने का रेट माइनस लैम्डा है, बढ़ने का रेट प्लस Q, तो बोलो नेट रेट ऑफ चेंज dN/dt इज इक्वल टू Q माइनस लैम्डा है। क्वेश्चन समझ में नहीं आया आपको? आ गया ना। अगर मान लो कि ऐसा होता, क्योंकि आगे आने वाला है, ठीक है, कि भैया ये जो A है ना, ये C से बना था, C इज रेडियो एक्टिव, A इज ऑल्सो रेडियो एक्टिव, B इज स्टेबल, ऐसा मान दिया मैंने, ठीक है। तो C से A बनेगा, C का डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है λ1,
ए का डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है लैम्डा 2, तो बोलो सी से ए बनना, सी तो घटेगा सिर्फ, बोलो भाई सी अब की बार क्या दे दिया, सी इज एन नॉट, एन नॉट था बाद में घटने लगेगा, बोलो एन आएगा, बोलो एन की वैल्यू क्या होगी, एन इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा 1t, सही है। ए की बात करते हैं, ये कितना हो गया एन, एन नॉट से एन हो गया, बोलो कितना घट गया, एन नॉट माइनस एन घट गया, पता चल गया। वैसे भी इसका जो रेट ऑफ डिक्रीज होगा या रेट ऑफ चेंज होगा वो क्या होगा, बोलो इसका, इसके लिए बोलो इसका, लेट्स से कि डी एन ए बाय डी टी लिखना चाहता हूं मैं, फॉर्मूला लिख रहा हूं सिर्फ, ठीक है। बोलो इसको बनाने वाला कौन, प्लस लैम्डा 1 और घटाने वाला माइनस लैम्डा 2, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, प्लस का लैम्डा 1 एन, ये घट रहा है ना, एन एन सी बोल सकते हैं इसको, सही है। और इसकी वजह से क्या आएगा, प्लस लैम्डा, इसके नंबर का फैक्टर आएगा माइनस लैम्डा, सही है। ये आगे आएगा, टॉपिक ही है ये अगला, ठीक है। तो मैंने बस थोड़ा आइडिया दे दिया। तो बोलो अभी क्या हो रहा है, ए प्रोड्यूस हो रहा है, ए प्रोड्यूस हो रहा है कितने रेट से, क्यू से, और घट रहा है कितने से, लैम्डा एन से, तो क्यू माइनस लैम्डा एन हो जाएगा, कोई दिक्कत है। तो dn बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू माइनस लैम्डा एन, बोलो इंटीग्रेट डायरेक्टली तो पॉसिबल नहीं है, तो dt को इधर, क्यू माइनस लैम्डा एन को इधर, सही है। बोलो dn बाई क्यू माइनस लैम्डा एन, यहां क्या आ जाएगा, dt टाइम 0 से t जा रहा है, यहां पे नंबर 0 से n जा रहा है, क्योंकि इनिशियली कितने हैं, 0 है और बाद में n हो गए, ठीक है। तो बोलो इंटीग्रेट किया मैंने, क्या आएगा बताओ, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का तरीका बता रहा हूं फिर से, बोलो इसको क्या मान लेंगे, t मान लेते हैं, t मान लो, z मान लो, बोलो लेट q माइनस लैम्डा n इज इक्वल टू z, डिफरेंशिएट करें, q इज कांस्टेंट, n का डिफरेंशिएशन 1, z का dz बाय dn, dn को इधर मल्टीप्लाई कर दो, अब क्या जाएगा, माइनस लैम्डा dn, dn की वैल्यू बताओ, सॉरी लैम्डा लैम्डा लैम्डा, सही है, -1 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। तो dn की जगह लिख दिया मैंने क्या, माइनस dz बाय लैम्डा, और नीचे क्या है, इस पूरे की जगह z, माइनस भी बाहर लगा दिया, इंटीग्रेशन, सही है। बोलो dz बाय z का इंटीग्रेशन, log z, z की जगह क्या लिख दूं, लिमिट, बोलो n की जगह 0, सॉरी n की जगह n रखो, क्या आएगा, log q माइनस लैम्डा n, माइनस बोलो n की जगह 0 रखो, क्या आ जाएगा, log q, log m माइनस log n, क्या आएगा, log m बाय n, सही है। कोई दिक्कत है इसमें, बाहर कौन है, -1 बाय, सही है। तो यहां पे क्या बन जाएगा, बोलो q को इधर भेज दो, उधर क्या था, सिर्फ t बैठा था ना, q को इधर भेजो, q ऊपर, एक सेकेंड, ये क्या कर दिया है, हाँ तो माइनस ऐसे था ना, माइनस log q log m माइनस log n, ऐसे तो था, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, यस यस यस, माय मिस्टेक। बोलो पहले इज इक्वल टू क्या है, t, लैम्डा को इधर लेके जाओ, पहले माइनस को लेके जाओ, माइनस t, तो लैम्डा को लेके जाओ, कितना हो जाएगा, माइनस लैम्डा t, सही है। बोलो a की पावर माइनस लैम्डा t, लॉग हट गया, सही है। हाँ यहाँ पे q था ना, q को इधर भेज दो, सही है। फिर यहाँ क्या बचेगा, q माइनस लैम्डा एन, लैम्डा एन को इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके आओ, q माइनस q e की पावर माइनस लैम्डा t इज इक्वल टू, सही है, इसमें से q कॉमन ले लो, 1 माइनस दिस, q बाहर आ गया, ठीक है ना। तो n इज इक्वल टू q बाय लैम्डा 1 माइनस x बाय माइनस लैम्डा t,
सो n इज इक्वल टू क्यू बाय लैम्डा 1 माइनस क्यू की पावर सॉरी e की पावर माइनस लैम्डा टी। सही है, n लैम्डा की वैल्यू पता चल जाएगी। n लैम्डा इज कॉल्ड एक्टिविटी तो चाहिए थी अपने को, तो बोलो, और क्यू को इधर लेके आओ, क्यू आ गया इधर, तो एक्टिविटी बाय क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस e की पावर माइनस लैम्डा टी। अपने को क्या चाहिए, टी चाहिए था ना, तो जब एक्टिविटी ए के बराबर हो जाती है तो टाइम कितना है, बोलो, इसको इधर लेके आओ, ए बाय क्यू को इधर लेके जाओ, क्या आएगा, e की पावर, बोलो, e की पावर माइनस लैम्डा थीटा, इधर आके प्लस हो गया। सही है ना, तो हो गया e की पावर लैम्डा टी इज इक्वल टू 1 माइनस ए बाय क्यू, फिर e को उतारेंगे, इधर आ गया था ना, तो बोलो इधर आएगा लॉग हो जाएगा, लॉग 1 माइनस ए बाय क्यू, और फिर लैम्डा को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, आ गया आंसर। कोई दिक्कत है, तो ये आ गया अपना टाइम का वैल्यू 1 बाय लैम्डा। हाँ, अब बोलो 1 बाय लैम्डा, हाफ लाइफ दे रखी है, लैम्डा दे नहीं रखा ना, क्या दिया था, हाफ लाइफ दे रखी है ना, तो बोलो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय लैम्डा, लैम्डा को इधर ले जाओ, टी हाफ, कोई दिक्कत, यहां पे क्या है 1 बाय लैम्डा, बोलो भाई 1 बाय लैम्डा ना, तो 1 बाय लैम्डा यानी कि टी हाफ डिवाइड बाय 0.693, 0.693 असल में क्या था, log 2 था, ln2, बोलो ये क्या जाएगा 1 बाय लैम्डा की जगह, कर लिया आंसर। टी हाफ बेसिकली टी ही दे रखा है, तो ये सीधा सीधा जा रहा है। कोई दिक्कत है, और अगर एवरेज लाइफ दी होती तो 1 बाय लैम्डा की जगह टी आ जाता। सही है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन, ठीक है, ये हमारा नया टॉपिक है। यहां तक कोई डाउट है क्या, बेसिकली फॉर्मूले के साथ ही खेलना है, बस एक्सपोनेंट में आपको कंफर्टेबल होना पड़ेगा। ठीक है, आप डायरेक्टली नीट के तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, मॉड्यूल से पहले नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करने हैं आपको अब। ठीक है, वो तो कवर करेंगे ही। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन, ये स्कूल में नहीं है, बोर्ड में नहीं आएगा। ठीक है, ओनली फॉर कंपटीशन एग्जाम, नीट के लिए, जेई मेन, जेई एडवांस। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन। केस 1, व्हेन न्यूक्लियाई ए आर प्रोड्यूस्ड एट ए कांस्टेंट रेट आर। ठीक है, ए है, ए से बी बन रहा है, लैम्डा इज द डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, और ए का प्रोडक्शन रेट क्या है, आर है, यानी कि कांस्टेंट है। जैसे पिछले क्वेश्चन में था ना, क्यू था, क्यू से प्रोड्यूस हो रहा था और लैम्डा से घट रहा था। ठीक है, तो बोलो टी इक्वल टू 0 पे ये है 0, टी इक्वल टू टी पे ये कितने हो जाएंगे, n। कोई दिक्कत है इसमें, तो बोलो dn बाई dt क्या हो जाएगा, बनने का रेट पॉजिटिव, घटने का रेट माइनस लैम्डा है। सही है, बस इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, बेसिकली आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद इंटीग्रेशन आना चाहिए आपको। सही है, बोलो इसको z माना, कोई दिक्कत, तो बोलो dz बाय लैम्डा, z बन गया, लॉग ले लिया, वैल्यू रखी लिमिट की, क्या आएगा, ये आएगा, देखो, सॉरी ये नहीं, ये आएगा r माइनस लैम्डा n बाय r इज इक्वल टू e की पावर माइनस लैम्डा, तो इधर लेके जाओ, बोलो n इज इक्वल टू r बाय लैम्डा 1 माइनस e की पावर माइनस लैम्डा t। सही है ना, r बाय लैम्डा 1 माइनस e की पावर माइनस लैम्डा t। तो बोलो जो पिछले क्वेश्चन में n नॉट था वो क्या बन गया, अब r बाय लैम्डा बन गया ना। बोलो पहले क्या हो रहा था, ये देखो, कोई भी जो न्यूक्लियस प्रोड्यूस हो रहा था, है ना, जैसे पिछले क्वेश्चन में तो सिर्फ ए था, ए से भी बन रहा था, तो जो प्रोड्यूस हो रहा था उसका प्रोडक्शन का रेट क्या था, बोलो n नॉट 1 माइनस e की पावर माइनस लैम्डा टी था ना। अभी क्या हो रहा है, पहले ये इसको देखेंगे, इसका बनने का रेट क्या है, मैं कहूंगा इसका बनने का रेट वही है, n नॉट 1 माइनस e की पावर माइनस लैम्डा टी है इसका भी, लेकिन n नॉट क्या है, r तो प्रोडक्शन का रेट है और लैम्डा डिक्रीज हो रहा है। कोई दिक्कत है, इसको कर लेंगे, ये हो गया आपका, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन, सक्सेसिव देखते हैं, सक्सेसिव में क्या हो रहा है, एक से दूसरा बन रहा है, दूसरे से फिर तीसरा बन रहा है। ठीक है, इन दिस केस ए आपके पास इज द नंबर ऑफ, मतलब ए इज द इनिशियल न्यूक्लियस, ए से बी बन गया,
फिर बी से सी बन गया। ए से बी बनने का जो है वो क्या है, लैम्डा वन। ठीक है, ए टूटेगा लैम्डा वन से और बी बनेगा लैम्डा वन से, है ना। ए के टूटने का रेट लैम्डा वन और बी के बनने का लैम्डा वन। बी के टूटने का और सी के बनने का, सही है। अच्छा, इनिशियली ये एन नॉट है, सही है, ये दोनों 0 0 है, कब, क्योंकि अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी जस्ट ये यूनिवर्स बना है और अभी ये जस्ट एग्जिस्ट करने लगा, अब ये टूटने लगेगा। ठीक है, तो बोलो एन नॉट का ये कितना रह गया टी टाइम के बाद, n1, और ये क्या बन गया है n2, और ये क्या बन गया है n3, सही है। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि भैया जितने इनिशियली थे, बोलो इसी से तो ये बना है और इसी से ये बना है, तो बोलो टोटल क्या रहेगा। ठीक है, मान लो कि ये भैया 100 थे और ये टूट के ये रह गए 60, ये 40 टूट गए हैं, बोलो ये 40 होने चाहिए थे, लेकिन ये 40 में से भी क्या हुआ, 20 टूट गए, 20 यहां रह गए, 20 यहां रह गए, देखो टोटल अभी भी 100 है। नहीं आई बात, कोई दिक्कत है, ठीक है। तो ये n0 0 0 इनिशियली, ये n1 n2 और n3, सही है। तो बोलो n1 प्लस n2 प्लस n3 इज इक्वल टू n0, जो इनिशियल था, सही है। बोलो n1 क्या होगा, ये इनिशियल था, इसके बाद ये रह गया, टाइम के बाद डिक्रीज हो गया होगा एक्सपोनेंशियल। बोलो n1 का और n0 का रिलेशन स्टार्टिंग में पढ़ा था, सही बात है। अब n2 का सोच के देखिए, इसको भूल जाओ ना थोड़ी देर के लिए, इसको भूल जाओ, a से b हो रहा है, तो बोलो n2 की वैल्यू n0 इंटू 1 माइनस e की पावर माइनस लैम्डा 1t। नहीं आई बात समझ, सही है, ठीक, ओके। b के लिए पता चल गया है ना, लेकिन अगर इसको भूल जाएंगे तो बोलो n2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, n0 1 माइनस e की पावर माइनस लैम्डा 1t, सही है। लेकिन अभी ये इतना होने वाला था ये, लेकिन और घट गया ना ये लैम्डा 2 की वजह से, तो हमें दोनों चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी, दोनों के रेट को कंसिडर करेंगे। बोलो dn2 बाई dt, है ना, n2 मतलब नंबर ऑफ b के कितने न्यूक्लियस है, b के न्यूक्लियस का रेट होने का, चेंज होने का रेट क्या है, लैम्डा 1 n1 बनने का और लैम्डा 2 n2 घटने का, सही है। तो बोलिए प्लस लैम्डा 2 n2, ये क्या गया, ठीक है, इसको इधर ले आए, लैम्डा 2 n2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 n1, n1 की वैल्यू बोलो n0 e की पावर, सही है। दिस इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, जिनको डिफरेंशियल इक्वेशन पता है उनको पता है, ठीक है। यहां पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज करते हैं हम, e की पावर इंटीग्रल p dy, है ना। कोई बात नहीं, जिसको नहीं पता कोई बात नहीं, आप ये याद रख लो, सॉल्यूशन आ गया हमारे पास n2 का, है ना। बोलो यहाँ पे हु इज द वेरिएबल, n2 इज द वेरिएबल ना, n2, यहाँ पे भी n2, बोलो डिफरेंशियल कोफिशिएंट के अंदर n2 आ रहा है, एक लीनियर टर्म में n2 आ रहा है, और इधर कांस्टेंट टर्म, सही है। बोलो भाई, तो n2 की वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा 1 n0 बाय लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 e की पावर लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1t, कर लोगे, सही है। तो यानी कि ये क्या हो रहा है, e की पावर लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, और यहां पे लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, यहां पे लैम्डा 1 n0, कर लेंगे याद करना है, ठीक है। और n3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बोलो n1 पता चल गया, n2 पता चल गया, नीचे इसमें पुट कर दो, n1 पता है, n2 पता है, n0 पता है, n3 की वैल्यू आ जाएगी, कोई दिक्कत। तो दिस इज योर आंसर। अब बात करते हैं तीसरा केस, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, पैरेलल डिसइंटीग्रेशन, कि भैया जो ए है ना वो एक साथ दो अलग अलग तरह के न्यूक्लियस में टूट जाता है, एक तो बी में और एक सी, सही है। मान लो कि पहला जो केस है ये हो रहा है कि भैया बीटा डीके हो गया कोई, ठीक है, न्यूट्रॉन का प्रोटॉन बन गया, तो ये एक अलग न्यूक्लियस होगा, अलग एटम होगा, और यहां क्या हो गया, एक अल्फा डीके हो गया, ठीक है। तो जो ए था वो अब अल्फा डीके होने के कारण अलग न्यूक्लियस बन गया, सही, अलग एटम बन गया। तो बोलो दोनों के दोनों पैरेलली चल रहे हैं, यहां पे स्रोत है ना, तो एवरी सेकंड एक तो इधर चला जाता है और एक सेकंड एक इधर चला जाता है, सही है ना। ऐसा भी पॉसिबल है कि हर सेकंड दो इधर टूट जाते हैं और एक इधर टूट जाता है, अलग अलग रेट भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है। तो अपने को यही देखना है कि भैया
ए जो है इट इज ब्रेकिंग एट ए फास्टर रेट। ऑब्वियसली बात है, सिर्फ लैम्डा वन नहीं है यहाँ, सिर्फ लैम्डा टू नहीं है, दोनों है, लैम्डा वन और लैम्डा टू दोनों है। ठीक है, तो बोलो इसका टूटने का रेट लैम्डा वन भी है और लैम्डा टू भी है। ठीक है, तो बोलो dn बाई dt इज इक्वल टू माइनस लैम्डा वन एन माइनस लैम्डा टू एन। एन वन एन टू नहीं आएगा क्योंकि इसके एट एनी टाइम कितने न्यूक्लियस बचे हुए हैं, एन न्यूक्लियस इसके बचे हुए हैं। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, अब बताइए dn बाई dt इज इक्वल टू माइनस लैम्डा वन एन माइनस लैम्डा टू एन। एन कांस्टेंट ले लो पीछे की तरफ कॉमन लेके, सही है, क्या बचेगा माइनस ऑफ लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू। देखो dn बाई dt इज इक्वल टू लैम्डा इफेक्टिव इंटू एन, आ गया ना। तो बोलो लैम्डा इफेक्टिव इज लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू, बस सारी की सारी चीजें आ जाएंगी। बोलो डीके कांस्टेंट बिकम्स लैम्डा इफेक्टिव विच इज लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू, और n इज इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा इफेक्टिव t। लैम्डा इफेक्टिव क्या आएगा, लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू। हाफ लाइफ में क्या रिलेशन आएगा, बोलो हाफ लाइफ लैम्डा इफेक्टिव इज इक्वल टू बोलिए लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू। लैम्डा वन क्या था 0.693 बाय टी हाफ फॉर फर्स्ट, है ना, प्लस 0.693 बाय टी हाफ फॉर सेकेंड इज इक्वल टू बोलो 0.693 बाय टी हाफ इफेक्टिव, है ना, 1 बाय टी हाफ इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 बाय टी हाफ फर्स्ट 1 बाय टी हाफ सेकेंड। कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा नीचे लिखा भी हुआ है, यस, हाफ लाइफ का रिलेशन ही हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? बोलो हाफ लाइफ इफेक्टिव का रेसिप्रोकल इज इक्वल टू 1 बाय टी हाफ ऑफ फर्स्ट प्लस 1 बाय टी हाफ ऑफ सेकेंड। ठीक है, अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ डीके, है ना, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके वगैरह वगैरह। ठीक है, ठीक है, अल्फा डीके क्या होता है? अल्फा डीके, इन दिस टाइप ऑफ डीके अल्फा पार्टिकल इज रिलीज बाय ए न्यूक्लियस एंड ए न्यूक्लियस ऑफ अनदर मटेरियल इज फॉर्म्ड। सही है, अल्फा पार्टिकल निकलेगा। अल्फा पार्टिकल क्या होता है कार्तिक? लाइट की तरह स्पीड से जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। होता क्या है अल्फा पार्टिकल? तुम्हारा घर कहाँ है? गली में। गली कहाँ है? घर के बगल में, घर के सामने। घर कहाँ है? रोड पे। रोड कहाँ है? घर के सामने। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? वो स्पीड ऑफ लाइट से निकलता है। होता क्या है अल्फा पार्टिकल? बता, अल्फा पार्टिकल क्या होता है? गर्दन कटेगी तेरे बोर्ड के ऊपर, पता है? तो ये नहीं पता अल्फा पार्टिकल क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट से वो, अरे वो डाटा भी गलत दिया है तूने, ये भी तो समस्या है। स्पीड ऑफ लाइट से नहीं जाता वो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है वो, पार्टिकल है कोई। क्या होता है अल्फा पार्टिकल? रदरफोर्ड ने भी फेंक फेंक के मारे थे गोल्ड फॉइल पे। पता चलता है कि तुम बिल्कुल नहीं पढ़ते हो। क्लास के बाद पीटूंगा तुम्हें, ठीक है? हाँ अरे यार क्या करें तुम्हारा, कोई बात नहीं। अल्फा डीके, अल्फा पार्टिकल इज ए हीलियम न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस साथ में बोला है सबके, हीलियम नहीं बोला। दुश्मन है कोई हीलियम से? तो स्पीड ऑफ लाइट से भेज दिया न्यूक्लियस को। इन दिस टाइप ऑफ डिके अल्फा पार्टिकल इज रिलीज, मतलब हीलियम का न्यूक्लियस निकल जाता है। ठीक है, एंड ए न्यूक्लियस ऑफ अनदर मटेरियल इज फॉर्म्ड। बोलो हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, मास 4। तो बोलो 2 प्रोटॉन निकल जाएंगे और 2 न्यूट्रॉन निकल जाएंगे, है ना। टोटल कितना मास कम हो जाएगा? 4। एटॉमिक नंबर कितना कम हो जाएगा? सही है। तो अगर कोई मटेरियल था X that is getting converted into material Y, atomic number gets reduced by 2 and mass number gets reduced by 4। सही है। बोलो X जो था Z और A वाला, ये बन गया Y Z minus 2 A minus 4 प्लस अल्फा पार्टिकल प्लस एनर्जी। ये एनर्जी कहां से आई है? मास चेंज हो गया है ना। इनका मास निकालो और इसका मास निकालो, देयर विल बी ए डिफरेंस, है ना। यहां ज्यादा है यहां कम है, मास चेंज हो गया, है ना। तो बोलो चेंज इन मास
इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल टू, सही है। जैसे कि बोलो यूरेनियम 238, ये अल्फा डिके शो करता है, बोलो 92 था इसका, और ये 238 मास नंबर, 92 एटॉमिक नंबर, 238 मास नंबर, ये दो कम हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल निकल गया, तो बोलो दो प्रोटॉन चले गए, टोटल कितना मास चला गया 4, तो 238 से ये 234 बन गया है ना, प्लस अल्फा पार्टिकल चला जाएगा, प्लस सम एनर्जी रिलीज हो जाएगी, सही है। सब कुछ यहां से आया उधर वाला, सही है। एनर्जी रिलीज क्यू जो होगा वो क्या होगा, बोलो मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई माइनस मास ऑफ अल्फा इंटू सी स्क्वायर, सही है। एक्स का मास, वाई का मास, हीलियम का मास, सी स्क्वायर, सही है। ये हीलियम का मास मतलब अल्फा पार्टिकल का मास, ठीक है ना। कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा, और क्या क्या हम रिजल्ट निकाल सकते हैं, और क्या क्या रिजल्ट निकल सकते हैं इससे? देखो इनिशियली जो मेरे पास एटम एक्स था ये रेस्ट पे था, अब ये ब्रेक हो गया, क्या कोई बाहर से फोर्स लगा इसके ऊपर? नो, यानी कि मोमेंटम विल रिमेन कांस्टेंट, मोमेंटम रहेगा कंजर्व, ठीक है। तो बोलो अगर वाई इधर जा रहा है और अल्फा इधर जा रहा है, तो बोलो इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम वेक्टर में इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम कांस्टेंट 0, सही है। बोलो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इनिशियल था 0, फाइनल मोमेंटम y का मोमेंटम प्लस अल्फा का मोमेंटम, बोलो y को इधर ले आओ, तो बोलो मास ऑफ y इंटू वेलोसिटी ऑफ y इज इक्वल टू मास ऑफ अल्फा इंटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा। ऑब्वियस सी बात है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, कोई दिक्कत है? सिर्फ मैग्नीट्यूड कंपेयर किया मैंने, सही है। तो बोलो जो भी निकालना है मतलब आप यहां से निकाल सकते हो, सही है। अगर काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन निकालना है तो बोलो मोमेंटम का क्या रिलेशन होता है, √2m काइनेटिक एनर्जी, सही है। तो बोलो √2m किसका मास, y का, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ y इज इक्वल टू √2m अल्फा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा। तो ये भी आप रिलेशन यूज कर सकते हैं। इफ द एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, अगर बोल दे कि यहां पे न्यूक्लियस एक्स ब्रेक हो गया है ना, न्यूक्लियस एक्स ब्रेक हो गया शोइंग एन अल्फा डिके, और जो एनर्जी रिलीज हुई है दैट इज प्योरली इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो आप क्या यूज करेंगे, बोलो काइनेटिक एनर्जी क्यू, जो एनर्जी रिलीज होनी थी है ना, मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर, वो किसके बराबर आ जाएगी, अल्फा की प्लस वाई की, है ना। तो बोलो अल्फा की एनर्जी पता है, वाई की एनर्जी पता है, दोनों पता चल जाएंगे आपको, सही है। तो बोलिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ ये क्या है, अल्फा इज इक्वल टू बोलो एम वाई क्यू। हाँ, इक्वेशन 1 और 2 देखो यहां, और इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ y और काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा, दो अननोन है यहाँ पे भी क्या है, दो अननोन है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ y और काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा। इन दोनों को सॉल्व किया, क्या आया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा इज my³ डिवाइड बाय m अल्फा प्लस my, ठीक है। बोलो मास ऑफ y कितना है, a-4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू ये q एज इट इज डिवाइड बाय मास ऑफ अल्फा 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ y a-4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। बोलो 4 और ये 4 कट जाएगा, नीचे आ जाएगा a, तो क्या जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा a-4 q बाय a, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ गामा इज इक्वल टू 4q बाय a, सही है ना। कर लोगे, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, फॉर्मूले के बिना नहीं होगा, अभी बता दिया है, ठीक है। ये स्पेशल थ्योरी पता नहीं किस चीज की लिखवाई थी, बुक से बोला होगा मैंने शायद, लिखा है तुम लोगों ने क्वेश्चन? अपने नोट से एक बार चेक करना और मुझे बताना अगर लिखा है तो। नहीं लिखा, तुमने नहीं लिखा हो, चेक कर लो, ठीक है, ठीक है। ये मेरे ख्याल से ना ऐसा, ठीक है, मुझे पता है क्या है। देखो भाई कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा अल्फा डिके है, अल्फा डिके जो है जिसमें हीलियम का न्यूक्लियस निकल रहा है, उसमें हमें देखने को मिलता है कि एक गामा रेडिएशन भी निकल रही है। तो हम क्या बोलेंगे कि साइमल्टेनियस निकल रही है? नहीं, जरूरी नहीं है। असल में क्या हो सकता है कि एक्स से जो वाई बना है, ठीक है, ये जरूरी नहीं कि ये जो वाई बना है ये ग्राउंड स्टेट में ही हो, इट कैन ऑल्सो बी इन एक्साइटेड स्टेट। ये गामा रेडिएशन जो अगला टॉपिक है ना उसमें आ भी जाएगा
कि ये जो वाई जो न्यूक्लियस बनेगा, जरूरी नहीं कि ये क्या हो, ग्राउंड स्टेट में हो, ये एक्साइटेड स्टेट में भी हो सकता है। एक्साइटेड स्टेट में होना मतलब इलेक्ट्रॉन इसका कोई ना कोई ऐसा है जो हायर ऑर्बिट में है, ठीक है, और अब वो क्या करेगा, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा, इट विल जंप बैक टू लोअर ऑर्बिट एंड इट विल रिलीज एनर्जी। जो एनर्जी रिलीज करेगा, ऑब्वियसली बात है, कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, इतना एनर्जी गैप होगा। जो एनर्जी गैप होता है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का होता है, ठीक है ना, वेरी हाई एनर्जी गैप। तो इसलिए जो यहां से जो फोटोन निकलेगा, इट विल बी ए हाई एनर्जी फोटोन कॉल्ड गामा फोटोन, यानी कि गामा रेडिएशन भी निकल रही है, ठीक है। तो एक्स से वाई स्टार बन गया, मतलब एक्साइटेड स्टेट का न्यूक्लियस बन गया प्लस अल्फा पार्टिकल। और अब जब ये वाई स्टार वाई बनेगा, मतलब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा, तो क्या रिलीज करेगा, एक गामा फोटोन। एनर्जी रिलीज जो होगी, एनर्जी गैप के बराबर होगी, दिस इज इक्वल टू एच न्यू, दिस इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, और इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। यहां पे आएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिमिलर टू मेगा इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑर्डर ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी होती है, सही है, ठीक है। अब बताओ, जो टोटल एनर्जी है, यहां पे हमने बोला था ना, क्या बोलो, एक्स से वाई बन गया, है ना, प्लस अल्फा प्लस क्यू भी तो था, बोलो भाई, ये जो क्यू था, अब ये क्यू क्या था, क्यू था मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर। अब टोटल एनर्जी इससे आई है ना, और जो ये वाली एनर्जी है वो भी इसी के पास थी, बोलो, तो जो क्यू वैल्यू है उसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा, इसकी एनर्जी माइनस करनी पड़ेगी ना, तो बोलो क्यू माइनस ई एन लेना पड़ेगा। कहां पे, जहां जहां पे क्यू था वहां पे क्यू माइनस ई एन करना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा क्या आ जाएगा, ए माइनस 4 बाय ए क्यू माइनस ई एन, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई क्या आ जाएगा, 4 क्यू माइनस ई एन बाय। कोई भी दिक्कत है, क्लियर है, चले आगे, ठीक है। बस यही बात दोबारा लिखी हुई है, गामा डीके क्या होता है, ठीक है। जैसे यहां पे हो रहा था ना, जो रेडियो एक्टिविटी के बाद जो प्रोड्यूस हुआ है, दैट इज इन एक्साइटेड स्टेट, जब वो वापस आएगा तो क्या रिलीज करेगा, ठीक है, गामा फोटोन रिलीज करेगा, ठीक है। द न्यूक्लियस आफ्टर अंडरगोइंग एन अल्फा और बीटा डिके, जो न्यूक्लियस है वो अल्फा या बीटा डिके शो करने के बाद कैन लीव द डॉटर न्यूक्लियस इन एन एक्साइटेड स्टेट। मतलब जो न्यूक्लियस है, अल्फा डिके होने के बाद जो न्यूक्लियस बच गया उसका नाम रख दिया डॉटर न्यूक्लियस। मदर न्यूक्लियस से क्या बन गया, डॉटर न्यूक्लियस। वो डॉटर न्यूक्लियस क्या हो सकता है, एक्साइटेड स्टेट में हो सकता है, ठीक है। कैन लीव द डॉटर न्यूक्लियस इन एन एक्साइटेड स्टेट, द डॉटर न्यूक्लियस देन रिटर्न्स बैक टू ग्राउंड स्टेट। जो एक्साइटेड स्टेट है वो ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन बाय सिंगल और सक्सेसिव ट्रांजिशन। तो हो सकता है वो एक ट्रांजिशन शो करे, हो सकता है वो सक्सेसिव, भाई एक एक करके आए, दो दो करके आए, सारे सारे एक बार में जंप कर जाए, ठीक है। एनर्जी रिलीज, ठीक है, सक्सेसिव ट्रांजिशन या एनर्जी रिलीज ऑफ गामा फोटोन। गामा फोटोन की फॉर्म में वो क्या करेगा, एनर्जी, फोटोन या फोटोन्स की फॉर्म में एनर्जी रिलीज करेगा। एज द एनर्जी लेवल्स ऑफ न्यूक्लियस हैव एनर्जी गैप ऑफ ऑर्डर ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोटोन रिलीज ऑल्सो हैज द एनर्जी ऑफ दैट ऑर्डर। सही है, मतलब जो गामा फोटोन है वो क्यों रिलीज हो रहा है, क्योंकि एनर्जी गैप है ना, वो कितने ऑर्डर का है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फोटोन की एनर्जी भी कितनी होगी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की ही होगी, ठीक है। जैसे कोबाल्ट है, कोबाल्ट से क्या हुआ, देखो 27 का 28 हो गया ना। एक न्यूट्रॉन जो था वो मास सेम रहा, लेकिन प्रोटॉन बढ़ गए, तो एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ होगा, है ना। तो बोलो कौन सा डिके है, बीटा डिके है, तो बोलो कोबाल्ट से ये क्या बन गया, निकल बन गया, ठीक है। एंड इट इज इन एक्साइटेड स्टेट। जब ये वापस आएगा अपनी नॉर्मल स्टेट में तो क्या रिलीज करेगा, गामा फोटोन करेगा। कितनी कितनी एनर्जी के, 1.33 और 1.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले। कोई दिक्कत है इसमें, सही है। बीटा डिके, बीटा डिके भी दो तरह का होता है, ठीक है, बीटा प्लस और बीटा माइनस, ठीक है। ओके, क्यू वैल्यू आ गई, के कैप्चर, लास्ट टॉपिक ये करवा ही दूंगा, देता हूं अभी, ठीक है। एक बार मैं सर को बोल रहा हूँ, सर मेरे को 5-7 मिनट लगेंगे, ठीक है।
ठीक है, बीटा डी क्लास के बाद चला सा जाए बीटा डी न्यूक्लियस ध्यान से देखो भाई, बीटा डी beta decay, a nucleus that decays spontaneously by emitting an electron or a positron is said to undergo beta decay. ठीक है, एक ऐसा न्यूक्लियस जो क्या करता है, अपनी मर्जी से क्या करता है, डिके होता है बाय एमिटिंग, क्या रिलीज करके, या तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा या फिर पॉजिट्रॉन रिलीज करेगा, इज सेड टू अंडरगो बीटा डिके. हम कहते हैं कि वो किस में चला गया, बीटा डिके हो गया उसका. ठीक है, सिमिलर टू अल्फा डिके, ये लिखा हुआ है, इट इज स्पॉन्टेनियस, ये अपनी मर्जी से करता है न्यूक्लियस, विद डेफिनेट एनर्जी रिलीज, जिसमें फिक्स्ड एनर्जी रिलीज होता है पर एमिशन, हर एक एमिशन के हिसाब से, एंड डेफिनेट हाफ लाइफ, और क्या होती है उसकी, पर्टिकुलर हाफ लाइफ होती है, यानी मतलब पर्टिकुलर टाइम के बाद होता है और पर्टिकुलर एनर्जी होती है उसकी, हर एक एमिशन पे एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है, ठीक है. द इक्वेशंस गवर्निंग बीटा डिके आर सेम एज दैट ऑफ अल्फा डिके. ठीक है, अल्फा डिके वाली है रेडियो एक्टिविटी वाली. ठीक है, ए से बी बन जाएगा, इनिशियली एन नॉट थे, बाद में एन रह जाएंगे, एन इज इक्वल टू एन नॉट ए की पावर माइनस लैम्डा टी. मतलब रेट ऑफ बीटा डिके जो होगा वो क्या रहेगा, रेडियो एक्टिविटी वाले कंसेप्ट ही चलेंगे भाई, सेम फॉर्मूले रहेंगे. ओके, ठीक है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ बीटा डिके, पहला तो है बीटा प्लस डिके और दूसरा क्या है, बीटा माइनस डिके. इन ए बीटा प्लस डिके, जब बीटा प्लस डिके होता है, ए प्रोटॉन ट्रांसफॉर्म्स इनटू न्यूट्रॉन. ठीक है, प्रोटॉन किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, न्यूट्रॉन. देखो बीटा प्लस डिके, याद करने का तरीका बता रहा हूं, प्लस और डिके, प्लस और डिके, प्लस और डिके, मतलब क्या हो रहा है, पॉजिटिव डिके, मतलब प्रोटॉन खत्म हो जाएगा और क्या बन जाएगा, न्यूट्रॉन. ठीक है, इन ए बीटा प्लस डिके, ए प्रोटॉन ट्रांसफॉर्म्स इनटू न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ही रहेगा वो. ठीक है, बस उसने क्या कर लिया, अपना प्रोटॉन जो था अपना पॉजिटिव चार्ज रिलीज कर दिया और क्या बन गया, वो न्यूट्रॉन बन गया. ठीक है, एंड रिलीजेस ए पॉजिट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज छोड़ देगा. पॉजिटिव चार्ज अकेला अकेला तो जाएगा नहीं, किसकी फॉर्म में जाएगा, पॉजिट्रॉन की फॉर्म में जाएगा. जैसे इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में नेगेटिव चार्ज जाता है, ऐसे ही. ठीक है, एंड ए न्यूट्रिनो पार्टिकल, और क्या रिलीज करेगा, न्यूट्रिनो पार्टिकल भी रिलीज करेगा. इक्वेशन क्या होती है, प्रोटॉन से क्या बन गया, न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन, ई प्लस है ये. ठीक है, प्लस न्यूट्रिनो. ठीक है, न्यूट्रिनो पार्टिकल भी रिलीज करेगा. इन ए बीटा माइनस डिके, इन ए बीटा माइनस डिके, ए न्यूट्रॉन ट्रांसफॉर्म्स इनटू ए प्रोटॉन विद इन द न्यूक्लियस एंड रिलीज एन इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल. सही है, क्या बोला, बीटा माइनस डिके है तो प्रोटॉन, सॉरी न्यूट्रॉन खत्म हो जाएगा, क्या बन जाएगा, प्रोटॉन. यानी कि उसके पास क्या आ गया है, पहले न्यूट्रॉन था ना, जीरो चार्ज था, अब उसके पास पॉजिटिव चार्ज आया. बोलो कैसे आया, पॉजिटिव क्रिएट तो नहीं हुआ, चार्ज का नीदर भी क्रिएटेड, तो उसने क्या किया, नेगेटिव चार्ज रिलीज कर दिया और खुद के पास पॉजिटिव रख लिया. ठीक है, तो बोलो रिलीजेस एन इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल. सही है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, बीटा प्लस डिके है तो प्रोटॉन डिस्ट्रॉय हुआ है और
बीटा प्लस डिके है ना, तो पॉजिटिव चार्ज चला गया है। बीटा प्लस डिके मतलब पॉजिटिव चार्ज रिलीज हो गया, और बीटा माइनस डिके मतलब नेगेटिव चार्ज रिलीज हो गया। दोनों तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है। न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल क्या होते हैं? न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स आर न्यूट्रल पार्टिकल्स, क्योंकि देखो यहां पे जीरो चार्ज, यहां पे भी टोटल जीरो चार्ज है ना, और यहां पे भी क्या है, वन पॉजिटिव चार्ज, और इधर भी टोटल क्या है, वन पॉजिटिव चार्ज। तो इसके पास कोई चार्ज होना और इसके पास कोई चार्ज होना जरूरी नहीं है। बोलो भाई, न्यूट्रॉन था ना, जीरो चार्ज था इसके पास, तो बोलो एक पॉजिटिव चार्ज हो चुका है और एक नेगेटिव चार्ज हो चुका है, तो बोलो नेट चार्ज जीरो हो चुका है। तो इसके ऊपर कोई चार्ज होना जरूरी नहीं है, यानी कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है। न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स आर न्यूट्रल पार्टिकल्स विद वेरी लिटिल और नो मास, जिनके पास क्या होता है, ना के बराबर या जीरो मास होता है, ठीक है। न्यूट्रिनो इंटरेक्ट वेरी वीकली विद मैटर एंड कैन पेनिट्रेट मास विदाउट बीइंग एब्जॉर्ब्ड। न्यूट्रिनो क्या करता है, मास के साथ या मैटर के साथ, कोई भी मैटर, मैटर समझते हो ना, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस, ठीक है, हाँ, तो उसके साथ ये बहुत ही कम इंटरेक्ट करता है, ठीक है। एंड कैन पेनिट्रेट मैटर विदाउट बीइंग एब्जॉर्ब्ड, अभी इंटरेक्ट तो करता नहीं है, तो वो चीजों के आर पार निकल जाता है, ठीक है, आर पार निकल जाता है, ठीक है। व्हेन न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स कोलाइड दे रिलीज ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो जब टकराएंगे, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो अगर टकरा गए तो क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाएगा, ठीक है ना। बोलो, न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो टकराए, क्या बन जाएगा, 2h न्यू, दो फोटोन रिलीज हो जाएंगे ऑफ वेरी हाई एनर्जी, सही है। क्योंकि भैया बोलो, दोनों का इनिशियल मोमेंटम जीरो, तो फाइनल मोमेंटम भी क्या होना चाहिए, जीरो। तो अगर ऐसे आ रहे थे तो ऐसे चले जाएंगे फोटॉन्स, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम जीरो, फाइनल मोमेंटम, ठीक है। बीटा माइनस डिके, ठीक है, इक्वेशंस देख लेते हैं। बीटा माइनस डिके, बीटा प्लस डिके की आगे लिख रखी है शायद इक्वेशन। व्हेन बीटा माइनस डिके अकर्स द न्यूक्लियस कंटेन्स वन मोर प्रोटॉन देन बिफोर, ठीक है। बीटा माइनस मतलब न्यूट्रॉन से क्या बन गया, प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो गए, इंक्रीज, यानी कि Z से क्या बन गया, Z+1, सही है। तो बोलो X से बन गया Y, A और Z थे इसके, तो बोलो Z क्या बन गया, Z+1, और मास क्या रहेगा, अब बोलो बीटा माइनस डिके है, तो बीटा माइनस यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, इलेक्ट्रॉन के साथ एंटी न्यूट्रिनो और थोड़ी सी एनर्जी, सही है। करस्पॉन्डिंग आप बीटा प्लस के लिए मेरे को बता दो, बीटा प्लस डिके में क्या होगा, बोलो X था Z और A वाला, प्रोटॉन गेट्स कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कम हो जाएंगे, तो इट गेट्स कन्वर्टेड टू Y, Z-1 और A प्लस पॉजिट्रॉन बीटा प्लस प्लस न्यूट्रिनो प्लस एनर्जी। लिख दिया ना तुमने तो लिखा है, सही है। बोलो एनर्जी क्या आ जाएगा, मास ऑफ X माइनस मास ऑफ Y इंटू सी स्क्वायर। कोई दिक्कत है, कर लेंगे आप तो ये, ठीक है। ये आप लोगों को पता ही है, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, है ना। बोलो भाई, इनिशियल मोमेंटम, बोलो पहले X था, अब क्या हो गया, पहले सिर्फ X था, बाद में क्या बन गया, Y और बीटा पार्टिकल, है ना, मास ऑफ बीटा, मास ऑफ Y, वेलोसिटी ऑफ Y, वेलोसिटी ऑफ बीटा। बोलो इनिशियल मोमेंटम जीरो, फाइनल भी क्या होगा, जीरो। इधर वाला इज इक्वल टू इधर वाला, लेफ्ट इक्वल टू राइट, तो बोलो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, यानी कि इधर वाला इज इक्वल टू इधर वाला, यानी कि मास ऑफ Y इंटू वेलोसिटी ऑफ Y इज इक्वल टू मास ऑफ बीटा इंटू मोमेंटम ऑफ, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ बीटा, सही है। ये मोमेंटम है काइनेटिक एनर्जी का, √2m काइनेटिक एनर्जी, √2m काइनेटिक एनर्जी, सही है। तो बोलो my काइनेटिक एनर्जी Y इज इक्वल टू मास ऑफ बीटा काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा, और जो एनर्जी रिलीज है, इफ एनर्जी रिलीज जो Q हुई थी वो इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ Y, सही है। तो आप पुराना फॉर्मूला लिखेंगे, क्या क्या फॉर्मूला आएगा देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा मास ऑफ Y इंटू Q डिवाइड बाय मास ऑफ Y प्लस मास ऑफ बीटा, मास ऑफ बीटा इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर, इसके सामने इग्नोर कर देंगे, Y से Y कट जाएगा, Q के बराबर आ गया, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ Y क्या होगा, जीरो, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा क्या होगा, Q के बराबर। कोई दिक्कत है ना, क्योंकि बहुत भारी है ना वो Y है, ठीक है। वी ऑब्टेन्ड बीटा पार्टिकल
which are passed through a uniform magnetic field and they are found to move in a circular path of all types of radii. ठीक है, तो जो ये यहां से बीटा पार्टिकल निकले थे ना, ठीक है, इनको हमने क्या करवाया, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से पास कराया, और सबकी एनर्जी, अगर सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम होती, यानी कि सबकी वेलोसिटी सेम होती, तो क्या होता, रेडियस सबकी क्या होती, सेम होती। लेकिन यहां पे क्या हुआ, सर्कुलर पाथ में चल रहा है ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ रेडियस, रेडियस मतलब रेडियस का मल्टीपल, हर तरह की रेडियस, किसी की रेडियस कम है, किसी की रेडियस ज्यादा है, किसी की और ज्यादा है, किसी की और ज्यादा, हर तरह की है। ऐसा नहीं है कि भैया कंटिन्यूअस पाथ ही है, ठीक है, हर तरह की है। समझ में ना, समझ में आया, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी भी हो सकती है, जो एनर्जी रिलीज हुई है ना पर एमिशन, उसका 1% भी काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, 2% भी हो सकती है, 3%, 4%, 5%, 6%, कुछ भी हो सकती है, 1.5, 1.6, 2.5, 2.6, 2.9, कुछ भी हो सकता है। नहीं आई बात समझ, ठीक है। टू एक्सप्लेन दिस फिनोमिनन एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स वर इंट्रोड्यूस्ड एंड एनर्जी Q इज शेयर्ड बिटवीन बीटा पार्टिकल एंड एंटी न्यूट्रिनो। सही है, मतलब हमने देखा कि जो बीटा पार्टिकल उसके पास सारी की सारी एनर्जी होती, अगर सारी की सारी, तो सबकी वेलोसिटी फिक्स होती और सबकी रेडियस फिक्स आती, लेकिन ऐसा है नहीं। तो यानी कि हमने क्या बोला कि एक और पार्टिकल निकलता है जिसका नाम क्या है, एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है, और जो एनर्जी बीटा ने ले ली वो तो उसने ले ली, जो बची हुई है वो न्यूट्रिनो ने या एंटी न्यूट्रिनो ने ले ली, ठीक है। तो बोलो एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन शेयर्ड बाय बीटा पार्टिकल एंड एंटी न्यूट्रिनो। तो 0 से Q तक बीटा की एनर्जी कुछ भी हो सकती है, और 0 से Q तक एंटी न्यूट्रिनो की एनर्जी भी कुछ भी हो सकती है। बीटा पॉजिटिव का ये इक्वेशन हो जाएगा। सही है, कोई दिक्कत, ठीक है। mx माइनस my माइनस बोलो बीटा प्लस, नहीं न्यूट्रिनो का तो होता नहीं है ना मास, 2 क्यों कर दिया ये, एक बार आना चाहिए भाई, एक बार कर लेना, एक बार कर लेना, ठीक है। फाइंड द Q वैल्यू, ये क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं। ऑक्सीजन है 19, क्या बन गया, फ्लोरीन 19, यानी कि इसके पास 8 प्रोटॉन थे, अब कितने हो गए हैं, 9। क्या कौन सा डिके, अरे प्रोटॉन में प्रोटॉन एक्स्ट्रा आ गया ना, तो न्यूट्रॉन का प्रोटॉन बना बीटा माइनस डिके, ठीक है। एल्यूमिनियम का मैग्नीशियम बन गया, एक प्रोटॉन कम हो गया तो बीटा प्लस डिके, ठीक है, कर लेंगे आप लोग। के कैप्चर या इलेक्ट्रॉन कैप्चर, ये लास्ट टॉपिक है, ये कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आप कंप्लीट मॉड्यूल मेरे हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है ना। कंप्लीट मॉड्यूल विल बी योर होमवर्क, ठीक है, नीट वालों के लिए और आईआईटी वालों के लिए, सबके लिए, ठीक है। के कैप्चर या इलेक्ट्रॉन कैप्चर, के कैप्चर, इट इज ए वेरी रेयर फिनोमिनन इन विच इलेक्ट्रॉन ऑफ के शेल इज कैप्चर्ड बाय द न्यूक्लियस। क्या होता है इसके अंदर, जो न्यूक्लियस है ना वो अपने सबसे पास जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींच लेता है, ठीक है। जैसे ये फोटो भी बना रखा है, ठीक है, ये जो है ना हाईली पॉजिटिव चार्ज है इसमें ना, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इसकी क्या औकात बेचारे की, इसको पकड़ के इधर खींच लिया, इधर आ तो आजा, सही है। अब इधर खींच लिया इसको, बोलो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वाला कौन था, प्रोटॉन था, और एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो उसका चार्ज क्या हो गया, खत्म। तो 1 प्रोटॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन से क्या बन गया, 1 न्यूट्रॉन बन गया, साथ में न्यूट्रिनो पार्टिकल रिलीज हो जाएगा, सही है। न्यूट्रॉन बना तो कौन सा पार्टिकल, न्यूट्रिनो पार्टिकल, सही है, ठीक है। इन विच इलेक्ट्रॉन ऑफ के शेल इज कैप्चर्ड बाय द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ने के शेल के इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया, दिस क्रिएट्स ए वैकेंसी इन द के शेल, और क्या होता है इससे, के शेल की वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, एंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल जंप्स टू द के शेल, और जो हायर एनर्जी लेवल है यहां से या यहां से कहीं से भी क्या होता है, एक मतलब इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है, और ऑब्वियसली क्या करेगा वो, फोटोन रिलीज करेगा, फोटोन रिलीज करेगा, ठीक है, ऑफ एक्सरे रीजन, सही है। कोई दिक्कत है इसमें, दिस इज योर कंप्लीट चैप्टर नाउ, सो आई विल, यू कैन डू द मॉड्यूल एज सून एज पॉसिबल, कर नहीं रहा है।